Hello students, after completing 3 lessons in prose, today I switch on to poetry. And in poetry too, I have taught you 3 poems. Fourth poem from an elegy written in contingent chart is not in your syllabus this year. So now come to fifth poem, that is a lament. This poem is written by Percy Bysshe Shelley. In short, you can say P.B. Shelley. Students, lament का मीनिंग होता है विलाप करना. First, let me tell you that this is a beautiful lyric. As मैंने आपको काइंड्स ऑफ पोइट्री में बताया था कि पोइट्री 2 प्रकार की होती है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव अगेन फिर 4 प्रकार की होती है, जिसमें पहली होती है लिरिक. तो लिरिक का मतलब होता है म्यूजिकल सॉन्ग. दिस इज अ म्यूजिकल सॉन्ग. और सब्जेक्टिव है तो इट मीन्स कवि की लाइफ से रिलेटेड है. इसमें उसके व्यूज या उसकी फीलिंग्स का वर्णन किया गया है. और एलिमेंट का मीनिंग होता है विलाप करना. तो इससे पहले कि हम ये पोएम पढ़ें, हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस संदर्भ में लिखी गई है. ऐसा पोइट के साथ क्या हुआ था कि उसने ये दुखद कविता लिखी है. तो बेटर वी मस्ट read the life of P.B. Shelley first. So, let's go. P.B. Shelley was one of the greatest romantic poets. छायावादी कवियों में 3 बड़े नाम हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, P.B. Shelley and John Keats. ये लिरिक जीनियस थे. He was born on 4th August in West Sussex, England in 1792. बचपन से ही बहुत उदास और दुखी रहते थे. फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इनके ऊपर असर था. 1789 में जो फ्रेंच क्रांति हुई थी उसमें अत्याचार और क्रूरता का इन्होंने विरोध किया. घर में बहुत धार्मिक वातावरण था. कंजर्वेटिव जो सेक्शन था ये उसके खिलाफ थे, अर्थात कट्टरवाद के खिलाफ थे. स्कूल का वातावरण भी इनको सूट नहीं करता था. इनका अपने फ्रेंड्स के साथ कभी बनती नहीं थी और टीचर्स भी बहुत सख्ती करते थे. मैट्रिकुलेशन के लिए इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया. वहाँ का वातावरण भी इनको सूट नहीं कर रहा था. एक बार इन्होंने एक पैम्फलेट निकाला, नेसेसिटी ऑन एथीज्म, नास्तिकता की आवश्यकता. इस पैम्फलेट के बाद इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया और इनके जीवन में बहुत बड़ा ये हादसा था, क्योंकि इनको ब्रिटेन छोड़ करके जाना पड़ा और ये इटली में जाकर बस गए. और इसके बाद तो इनका जो एंगेजमेंट हुई थी इनकी कज़न से, वो भी टूट गई थी. इटली में रहते हुए इन्होंने बहुत सुंदर पोइम्स लिखी हैं. इनकी ज़्यादातर जो पोइम्स हैं उनमें दुख का उठ है, उसमें कहीं ना कहीं उदासी है, उसमें कहीं ना कहीं विलाप है. ये इटली में रहते रहते इन्होंने एक बार जब ये घूमने के लिए गए हुए थे, लेकिन इनका मन कहीं पर भी नहीं लग रहा था. इनको पूर्वाभास होने लगा था प्रीमेच्योर डेथ का. उस पूर्वाभास से ही दुखी होकर के इन्होंने ये कविता ए लेमेंट लिखी है, जिसका मतलब होता है विलाप. तो इसमें इन्होंने विलाप किया है अपने जीवन में. इनको जीवन और ये संसार और ये समय सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है. निराशा ही निराशा इनके जीवन में है. और ये पोएम लिखने के 1 वर्ष के बाद यानी 1822 में जब एक बार ये गल्फ ऑफ स्पेंजिया में बोट में यात्रा कर रहे थे तो अचानक तूफान आ गया और ये डूब गए और इनका देहांत हो गया. तो इस प्रकार बहुत कम आयु में ही पीबी शैली ने बहुत नाम कमाया. इन्होंने बहुत फेमस पोइम्स लिखी हैं और इनकी जीवनी को जानने के बाद अब हमें ये आइडिया हो गया है कि एलिमेंट जो पोइम है इसमें क्या वर्णन इन्होंने किया होगा. इस पोइम में इन्होंने अपनी निराशा को
अपनी हताशा को, अपने दुखों को उजागर किया है। तो स्टूडेंट्स, अब हम ये पॉइंट पढ़ने के लिए तैयार हैं। सो लेट्स गो फॉर दिस पोएम ए लैमेंट। This is a very short poem of two stanzas. So let's read the first stanza now. Students, this is the first stanza of the poem A Lament. O world, O life, O time, on whose last steps I climb, trembling at that where I had stood before, when will return the glory of your prime? No more, oh, nevermore. इस स्टेंजा में पीबी शैली वर्ल्ड, लाइफ और टाइम, इन तीनों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स। लास्ट मीन्स अंतिम, स्टेप्स मीन्स पड़ाव या चरण, आई क्लाइम, मैं खड़ा हुआ हूँ, यानी इनके अंतिम पड़ाव पर मैं खड़ा हुआ हूँ। पीबी शैली को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था। उनको ये एहसास हो गया था कि अब वो और ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो इसीलिए उनको लग रहा है कि ये संसार, ये जीवन और ये समय ख़त्म होने वाला है। ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग का मीनिंग होता है कांपना या लड़खड़ाना। एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, उस स्थान पर मैं लड़खड़ा रहा हूँ। वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ पर मैं पहले खड़ा हुआ था। तो उनको लग रहा है कि अब वो ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेंगे। वो जिस पड़ाव पर खड़े हुए वो वहाँ से नीचे गिर जाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने कल्पना की है जैसे एक पहाड़ के ऊपर चढ़ते वक्त पड़ाव पर इंसान कंफर्टेबल फील करता है, परंतु उनको यहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, बल्कि उनको लग रहा है कि वो कांप रहे हैं और वो अब नीचे गिर जाएंगे और ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ सकते। आगे पीबी शैली ने एक क्वेश्चन पूछा है अपने आप से, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। प्राइम मीन्स जवानी, यानी ऐसा समय जो उत्कृष्ट का समय है, ग्लोरियस टाइम है। ग्लोरी मीन्स गौरव। तुम्हारी जवानी का जो गौरव है वो कब लौट कर आएगा। वो अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हे पीबी शैली, कब आपको वापस आपकी जवानी मिलेगी, आपका उत्कृष्ट समय आएगा। और फिर खुद ही जवाब दे रहे हैं, नो मोर, कभी नहीं, ओ नेवर मोर, कभी भी नहीं। अर्थात पीबी शैली अपने जीवन में इतना निराश हो चुके थे कि उनको अब वापस अपने उत्कृष्ट समय के आने का बिल्कुल भी उम्मीद या आशा नहीं बची थी उनके दिल में, और उनको लग रहा था कि अब मेरा अंत समय जो है वो निकट है। नाउ सेकंड स्टेंजा। Out of the day and night a joy has taken flight, fresh spring and summer and winter hoar, move my faint heart with grief but with delight, no more, oh nevermore। पीबी शैली कह रहे हैं, आउट ऑफ डे एंड नाइट, दिन हो या रात हो, ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट। जॉय मीन्स आनंद या खुशियाँ। तो खुशियाँ जो हैं वो फ्लाइट मीन्स उड़ चुकी हैं, यानी मेरे जीवन से खुशी नाम की जो चीज़ है वो ख़त्म हो चुकी है। न दिन में खुशी मिलती है और न रात में मुझे कोई सुकून मिलता है। तो इस प्रकार निराशा से भरे हुए जीवन का वर्णन करते हुए पीबी शैली आगे कहते हैं, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हॉर। फ्रेश स्प्रिंग, ताजगी देने वाला जो बसंत का मौसम है, एंड समर, और गर्मी का जो मौसम है, एंड विंटर हॉर। हॉर का मतलब होता है फ्रस्ट, यानी पाला, सर्दियों में जो पाला पड़ता है। मूव माई फेंट हार्ट, मेरे मुरझाए हुए हृदय को। फेंट मीन्स मुरझाए हुए, हार्ट मीन्स हृदय को। मूव विद ग्रीफ, अर्थात दुख से भर रहा है। यानी ये तीनों मौसम कभी कवि को बहुत अच्छे लगा करते थे, परंतु अब ये तीनों मौसम भी उसके मुरझाए हुए हृदय को सिर्फ दुख दे रहे हैं, बट विद डिलाइट, परंतु जो आनंद है, नो मोर, वो नहीं है, वो नेवर मोर, और वो कभी नहीं आएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर भी कवि ने समय और मौसम के अकॉर्डिंग अपने दुख को व्यक्त किया है। उसको न दिन में सुकून है, न रात में सुकून है, न बसंत का मौसम खुशी देता है, न गर्मी का मौसम, और न ही सर्दी जिसमें पाला पड़ रहा है।
ये सब मौसम खुशी तो देते ही नहीं है, उल्टा उसको, उसकी जो मुरझाया हुआ हृदय है उसको और ज़्यादा दुख से भर रहे हैं. स्टूडेंट, here ends your poem A Lament. So student, first let us find out figures of speech in this poem. In the first line, O world, O life, O time. स्टूडेंट, इस लाइन में कवि संसार को, जीवन को और समय को संबोधित कर रहा है, और संबोधन वाला जो फिगर्स ऑफ स्पीच होता है वह है अपस्ट्रॉफी. इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर अपस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है. So far as rhyming words are concerned, let us find out in the first stanza the word time rhymes with climb and prime, while before rhymes with more. And same scheme is in second stanza. Night rhymes with flight and delight, while whore rhymes with more. So this was all about this beautiful lyric A Lament. Student, now we have to do exercise based on this poem. So central idea and explanations will be done on the next turn. Till then you have to read this poem again and try to understand this beautiful poem. All the very best.